जी हाँ दोस्तों, जिसका था हम सभी को इंतजार वो वीडियो लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जी हाँ, कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है। आपको पता होगा कि ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट का, क्योंकि इससे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कलन या समाकलन विधि से गति को समीकरण का निगमन कीजिए। तो इसलिए ये वीडियो लेकर आए जिससे आप सीखे अच्छे से समाकलन विधि से गति को समीकरण का निगमन। और साथ ही साथ इसके बाद जो टॉपिक है गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण कैसे बदल जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा त्वरण जी के बराबर होता है, तो वो हम सीखेंगे दोस्तों कब माइनस में होता है कब प्लस में होता है ये। और इसके बाद लास्ट दोस्तों टॉपिक होगा इस चैप्टर का अपेक्षिक वेग या जिसे सापेक्ष गति भी कहते हैं दोस्तों। ये भी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, वीडियो में आज का चैप्टर हो जाएगा पूरा क्लियर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। गति के समीकरण संबंधी महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्न भी करा दिए जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक समाकलन एवं अवकलन नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर समाकलन एवं अवकलन को अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि आज जा रहे हैं हम उसका यूज करने समाकलन का, कैसे हम उसी के यूज से हम गति के समीकरण का करेंगे निगमन। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब नहीं कर रहे हैं वेट, अपने आज की इस वीडियो को कर देते स्टार्ट और कर देते इस टॉपिक को क्लियर। दोस्तों गति के समीकरण का निगमन करने से पहले क्योंकि यूज होगा वहां पर समाकलन का, जिन्होंने समाकलन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है उनके लिए एक थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। दोस्तों समाकलन का चिन्ह होता है, ये हमें पता है, जब भी डी टी डीवी का समाकलन करते हैं या dx का समाकलन करते हैं तो वो सिंपली किसके बराबर हो जाता है, हमारा t v एवं x के। ये t का t के इस तरह का हमारा समाकलन होता है। जब dv dx dt का होता है तो वो सिंपली उसी के बराबर हो जाता है। ये हमने सीखा था उस वीडियो में समाकलन संबंधित, और सीखा था कि जब किसी एक्चुअल भौतिक राशि आ जाए उसमें समाकलन में, जैसे कि आ गया x की पावर कोई n भौतिक राशि है, आ गया dt में हमें समाकलन करना है, तो यहाँ पर अब तो t के बराबर होगा क्योंकि ये तो अकेला है नहीं, यहाँ पर कोई भौतिक राशि है x की पावर n है, तो यहाँ पर समाकलन का सूत्र अप्लाई हो जाता है। सूत्र होता है हमारा क्या कि जो जिसका भी समाकलन आ गया है, हमारा जो भी भौतिक राशि आ गई ये x की पावर n है, उसके पावर में आपको क्या कर देना होता है, उसमें एक जोड़ देना होता है, और सिंपली उसी वही जो आप जोड़ रहे हैं उसको आपको सिंपली एज इट इज नीचे लिख देना होता है। तो ये आप होता है आपका एक्चुअल वैल्यू आंसर समाकलन का। ओके, तो दोस्तों उसी में हमने आपको निश्चित समाकलन भी बताया था। क्या बताया था दोस्तों? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में दोस्तों क्या होता है, लिमिट, तो लिमिट लगा दिया जाता है। जैसे कि ये समाकलन अब इस तरह नहीं होगा, इसमें लिमिट लग जाएगा, एक नीचे लिमिट लग जाएगा जिसे लोअर लिमिट भी कहते हैं, एक ऊपर लिमिट लग जाता है, मान लेते b, वो क्या होता है दोस्तों अपर लिमिट होता है, और नीचे जो लगता है वो लोअर लिमिट होता है। तो जब लिमिट लग जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, निश्चित समाकलन हो जाता है। ओके, तो इसमें भी दोस्तों कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, बस यही सूत्र आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अब ये चीज जो आपका निकल कर आएगा उसमें आपको क्या कर देना होता है, इस लिमिट को लगा देना होता है, यहाँ पर नीचे एवं ऊपर लगा देना होता है, उसी तरह किया जाता है। और लास्ट में आंसर लाने के लिए दोस्तों, आपका आंसर निकालने के लिए आपको क्या कर देना होता है, अपर लिमिट में से दोस्तों आपको लोअर लिमिट को घटा देना होता है। लोअर लिमिट को आपको क्या कर देना होता है, अपर लिमिट में से घटा देना होता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये कैसे घटाया जाता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आपको क्या करना होगा, जो अपर लिमिट है हमारा b, उसको x की जगह रख देना होगा, फिर उसमें से आप घटा देना होगा लोअर लिमिट को x की जगह रख कर। ओके, तो ये चीज हम इस वीडियो में करेंगे, और बाकी उस वीडियो में भी कई सारे एग्जांपल किए थे समाकलन एवं अवकलन के, और ये सभी एग्जांपल भी अपने आपको कराए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है रिक्वेस्ट है जाकर जरूर देखिए, जिन्होंने देखा है वो तो अब समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिमिट का मतलब ये होता है भौतिक राशि का दोस्तों समाकलन हो रहा है जिसके सापेक्ष वो भौतिक राशि कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो भौतिक राशि जा रही है, वही हमें लिमिट बताता है। ओके, तो आइए आप गति का समीकरण का निगमन करते हैं। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। बता दें दोस्तों इन तीनों समीकरण का जो है गति के सभी का निगमन हो चुका है ग्राफिक विधि से। ओके, तो बस साइंटिस्ट ने हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए एक नया टॉपिक भी ला दिया है, क्या, कलन विधि या समाकलन विधि से गति के समीकरण का युग्मन। लेकिन हमें इंटेलिजेंट, हम सब कुछ सीख जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, क्योंकि हम पढ़ते हैं एजुकेशन शास्त्र से। ओके, तो आइए करते हैं कलन विधि से समीकरण का निगमन। उससे पहले दोस्तों जब भी कोई पिंड गति कर रहा है, उसके जब गति कर रहा है तो समय क्या लग रहा है, उसका वेग क्या है, उसको कितनी दूरी तय कर रहा है, वो सब चीज हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, क्या है हमें क्या, तो वो चीज लिख देते हैं। अब गति स्टार्ट करेगा तो उसका समय क्या लगेगा, पहले 0 लगेगा, यानी t बराबर 0 से स्टार्ट होगा। गति करना प्रारंभ करेगा समय बराबर 0 से, तो जब वो स्टार्ट करेगा तो उसका वेग क्या होगा, स्टार्टिंग वेग वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u, उसका क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वेग है। ओके, और जब वो गति करना प्रारंभ किया तो उस समय दूरी वो क्या तय करेगा, 0 ही तय करेगा, क्योंकि अभी तो वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस समय जो उसने s यानी कि विस्थापन या दूरी जो तय की वो 0 तय की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब उसका समय क्या था, बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं पता कितना बड़ा, मान लेते टी, हमारा क्या है, टी हो गया, समय हमारा टी समय पर उसका जो वेग होगा, लास्ट में जो उसका वेग होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं अंतिम वेग हमारा v हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका अंतिम वेग हो जाएगा जब समय वो t तय कर लेगा, और समय जब t तय कर लेगा तो विस्थापन s भी हमारा क्या कर लेगा, वो बहुत ही अधिक तय कर लेगा। नहीं पता तो s को ऐसे ही मान लेते हैं, यानी कि
t बराबर 0 पर उसका u हमारा प्रारंभिक वेग, विस्थापन हमारा 0 है। जब t हमारा t के बराबर हो गया, समय बढ़ गया, तो उसका अंतिम वेग पे वो पहुंच जाएगा, तो उसका अंतिम वेग मान लेते v है और तय किया गया विस्थापन s हो गया। ओके, अब चलिए दोस्तों गति के समीकरण का निगमन करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक से आपको ये पता चलेगा कि गति के तीनों समीकरण किस किस फॉर्मूले से निकाले गए हैं। ओके, ट्रिक यही है कि तुम्हारा वेग तुम्हारा, क्या है ट्रिक, तुम्हारा वेग तुम्हारा। यहाँ पर तुम का मतलब दोस्तों यहाँ पर है त्वरण, यहाँ पर वेग का मतलब वेग ही, और यहाँ पर त्वरण का तुम का मतलब दोबारा त्वरण है। यानी कि गति का पहला, दूसरा एवं तीसरा समीकरण त्वरण, वेग एवं त्वरण इन फॉर्मूले से निकाला जाएगा। यानी कि पहला एवं तीसरा समीकरण आपका त्वरण के सूत्र से निकलेगा, दूसरा समीकरण दोस्तों आपका वेग के सूत्र से निकलेगा। ओके, तो पहला समीकरण हमने क्या बताया, त्वरण के वेग से निकलेगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ए के फॉर्मूले से। और याद रहे ये सभी ताक्षणिक त्वरण के ही सूत्र लगेगा। यहाँ पर ताक्षणिक त्वरण हमने आपको पढ़ा रखा है पहले पार्ट में। ओके, तो ए का फॉर्मूला होता है हमारा dv/dt, ताक्षणिक त्वरण का फॉर्मूला dv/dt। तो इसका इसी के सूत्र से निकलेगा पहला समीकरण। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, dt को आप क्या कर दे, वहां पर मल्टीप्लीकेशन में कर दे, तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा dt में और बराबर dv हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ओर समाकलन करेंगे, तभी हमें गति के समीकरण मिलेगा। दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर, दोनों ओर दोस्तों निश्चित समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन का पहले चिन्ह लगा दिया। अब निश्चित समाकलन करेंगे तो निश्चित समाकलन में हमें लिमिट लगाना होगा, और लिमिट हमें पता है क्या बताता है कि वो भौतिक राशि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक वो भौतिक राशि जा रही है। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे दो भौतिक राशि, यहाँ पर ए हमारा त्वरण है, यहाँ पर टी हमारा क्या है, समय है। ओके, तो जब दो भौतिक राशि की, तो हम कैसे लिमिट लगाएंगे, अब किसके सापेक्ष हम लिमिट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है, वो बात क्या है कि लिमिट हमेशा डी वाले भौतिक राशि के सापेक्ष लगाई जाती है। यानी कि इस डी वाली भौतिक राशि के साथ कौन सी राशि है उसी के सापेक्ष लिमिट लगेगा। तो यहाँ पर डी के साथ क्या है, हमारा समय टी है हमारा, तो इसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। यानी समय हमारा कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ये चीज यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखी थी, समय हमारा 0 से स्टार्ट होकर समय हमारा यहाँ तक जा रहा है, टी तक जा रहा है, तो लिमिट लगाएंगे 0 से टी तक। यहाँ पर डी के साथ वी है, यानी वेग, वेग कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है। जब वेग स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, और जब जाएगा अंत तक तो अंतिम वेग हो जाएगा। तो स्टार्ट होगा u से और जाएगा अंतिम वेग v तक, ये हमने लिमिट लगा दिया। ओके, और समाकलन में दोस्तों ये त्वरण ए हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये त्वरण ए हमारा बाहर क्यों आ गया, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये इसको लिख देते हैं यहाँ पर u। दोस्तों त्वरण हमारा बाहर इसलिए गया क्योंकि त्वरण हमारा नियत है। पूरे गति के समीकरण में त्वरण हमारा क्या है, नियत है। नियत का मतलब क्या होता है, एक समान, बदल नहीं रहा है कभी भी। गति 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, त्वरण हमारा बदल नहीं रहा है। गति के समीकरण जब भी निगमन किया गया, त्वरण हमेशा क्या होता है दोस्तों, गति के समीकरण में नियत होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये त्वरण बाहर आ गया, और आप देखेंगे अपने बुक में ये सभी गति के समीकरण क्या है, एक समान दोस्तों त्वरित गति के लिए ही ये गति के समीकरण निकाले गए हैं। और एक समान का मतलब क्या होता है, त्वरण हमारा क्या है, नियत है। इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, यहाँ पर त्वरण ए हमारा बाहर आ गया। अब आइए दोस्तों आगे करते हैं। यहाँ पर हमने बताया dt सिंपली t बराबर हो जाता है, a हमारा यहाँ पर dt हमारा t के बराबर हो जाएगा, लेकिन लिमिट लगाया तो इसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, बराबर dv भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा, और ये लिमिट हमारा लग जाएगा बाहर इस तरह के। बाकी आंसर लाने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, यानी कि अपर लिमिट t को क्या करेंगे, t की जगह रखेंगे। अब t को t की जगह रखेंगे तो t ही होगा, माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट हमारा 0 है, अब t की जगह 0 रख के घटाएंगे तो 0 रख दिया। ओके, आगे करेंगे, यहाँ पर v की जगह इस अपर लिमिट को रखेंगे, v की जगह v रखेंगे तो क्या होगा, v ही होगा, माइनस करेंगे। अब इस v की जगह लोअर लिमिट u को रखेंगे, v की जगह लोअर लिमिट u हमने रख दिया। ओके ओके, अब हो गया यहाँ पर 0, तो हमारा कट जाएगा, सिंपली a का गुणा t में हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये बराबर v माइनस u। अब दोस्तों हो गया चमत्कार। चमत्कार क्या, हमें आंसर मिल गया गति का पहला समीकरण, v बराबर, जब u को अब इधर भेजेंगे तो प्लस में u प्लस 80 हमारा क्या हो जाएगा, गति का पहला समीकरण दोस्तों निकल कर आ गया हमारा समाकलन विधि से। जब हमने क्या किया, त्वरण का समाकलन कर दिया, यहाँ पर लीनियर में पहले कन्वर्ट करके दोनों ओर निश्चित समाकलन कर दिया, तो हमें गति का पहला समीकरण यहाँ पर मिल गया। अब आइए दोस्तों गति का दूसरा समीकरण निकालते हैं, और कौन से फॉर्मूले से, तुम्हारा वेग यानी कि वेग के फॉर्मूले से। तो ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय समीकरण के लिए दोस्तों ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला होता है ds/dt। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे dt को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो v dt बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। ओके, आप सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर हमेशा निश्चित ही समाकलन करना है। तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे v dt बराबर, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे ds। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट हमेशा d वाले भौतिक राशि के सापेक्ष लगाना है। तो d के साथ हमारा t है, तो समय हमारा 0 से स्टार्ट लेकर कहाँ तक जा रहा है, t तक जा रहा है। यहाँ पर d के साथ s है, तो s हमारा दोस्तों, s हमारा क्या है, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए विस्थापन 0 से लेकर s तक जा रहा है। ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, तो यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, s तक हो गया ये। अब आइए दोस्तों आगे करते हैं, तो यहाँ पर हम 0 से t तक
तक लिमिट लगाएंगे। और ये तो वेग का फॉर्मूला दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला था कि v बराबर होता है u प्लस at, तो बस इसी को यहाँ पर रख देना है। अब हम ये क्यों रख रहे हैं ये अभी हम आपको सिंपली बता रहे हैं क्यों रख रहे हैं हम। बाकी अभी इसको रख देते हैं यहाँ पर पहले dt बराबर यहाँ पर ds का दोस्तों समाकलन क्या हो जाएगा हमारा ऐसी होगा। हमने बताया था dt का t होता है, dv का dv होता है, तो ds का भी हमारा क्या होगा ऐसी होगा। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये हमारा ऐसा क्या और बाकी ये लिमिट को यहाँ पर रख देते हैं सिंपली। ओके, अब ये दोस्तों हमने v का फॉर्मूला क्यों खोल कर रख दिया इसका अर्थ जानेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गति का दूसरा समीकरण हमें निकालना है। दूसरे समीकरण में u है और यहाँ पर देख रहे हैं त्वरण a भी है, तो यहाँ पर हमें त्वरण a भी चाहिए u भी चाहिए, तो सिंपली v का हमें फॉर्मूले में ही मिलेगा ये चीज, u और a दोनों मिलेगा। इसलिए हमने इसका फॉर्मूला रखा जिससे हमें दूसरा समीकरण मिल पाए गति का जिसमें u और a दोनों हो। तो ये सोच करिए हमने v का सूत्र यहाँ पर रखा जिससे हमें u एवं a गति के समीकरण में दिखेगा। ओके, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 से समाकलन t तक गया है और बाकी ये क्या हो जाएगा दोनों तरफ टूट जाएगा। समाकलन में हमने आपको बताया था वीडियो में u dt प्लस यही समाकलन इसके लिए टूट जाएगा। समाकलन 0 से t तक दोनों क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे a t dt। यहाँ पर इसको इसी तरह लिखते हैं, दोनों को एक साथ ही हल करना स्टार्ट करेंगे। ये समाकलन को अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाएंगे एक साथ ही। ओके, आइए आगे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों u हमारा क्या हो जाएगा बाहर निकल कर आ जाएगा और ये समाकलन किसका होगा सिंपली 0 से t तक dt का, क्योंकि u भी हमारा क्या नियत है। जब वो वेग स्टार्टिंग किया उसका प्रारंभिक वेग क्या था तय हो गया था, बाकी जो गति हो रहा था तो वो त्वरण से घट बढ़ रहा था। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया जिस वेग से चल रहा वो तो उसका नियति था ना। प्लस में दोस्तों त्वरण तो हमारा एक समान है, ये भी बाहर आ जाएगा। सिंपली समाकलन होगा 0 से t तक t dt का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने u को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर a को बाहर निकाल दिया, समझ गया क्योंकि ये दोनों नियत है। यहाँ पर आपने समय को बाहर क्यों नहीं निकाला दोस्तों, समय हमारा क्या बदल रहा है आप देखते हो, समय परिवर्ती होता है ना, 1 सेकंड हो गया 2 सेकंड हो गया, समय हमारा बदलता रहता है हमेशा, इसलिए ये परिवर्ती ये नियत नहीं है, इसलिए ये अंदर ही रहा। ओके, बाकी बराबर हमारा क्या इसको इस तरह लिख दिया, ये आप समझ गए होंगे। ओके, 0 से s तक। ओके, अब आइए इसे आगे हल करते हैं दोस्तों। u हमारा u रहेगा इसी तरह, बाकी यहाँ पर dt का दोस्तों समाकलन क्या होता है t ही होता है। ओके, और ये जो लिमिट लगा है लिमिट को इस तरह हम लगा देंगे, ये तो हमें पता ही है लिमिट लग जाता है इस तरह बाहर। प्लस में यहाँ पर a है और यहाँ पर t दोस्तों हमें करना पड़ेगा समाकलन, इसका समाकलन का सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो समाकलन का सूत्र क्या होता है, जो भी पावर है इसके पावर हमारा क्या है इसके दोस्तों पावर हमारा कुछ नहीं है तो 1 है इसका, उस पावर में हमेशा क्या कर दिया जाता है एक जोड़ दिया जाता है, एक में एक जोड़ दिया जाता है और बटे में यही दोनों चीज को नीचे लिख दिया जाता है। ओके, बस हो गया इसका समाकलन, बस ये लिमिट बाहर लगा देंगे 0 से t तक, समझ रहे हैं। ओके, आइए आगे देख करते हैं। ये s तो हमारा इसी तरह है 0 से s तक, ये हम नहीं कर रहे हैं, इसको कुछ साथ करेंगे सबका। यहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों आगे हल करेंगे, यहाँ पर u t का जो लिमिट लगा है उस तरह उसी तरह हमने लिख दिया है प्लस a। यहाँ पर दोस्तों t के एक में एक जुड़ा तो सिंपली t का स्क्वायर बटे ये 2 हो जाएगा और 0 से t तक बराबर हमारा s का 0 से s तक होगा। ओके, अब दोस्तों आइए हम क्या करते हैं दोस्तों इसको ओपन करते हैं, इस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, अब आंसर लेकर आते हैं। ओके, अब आइए क्या करते हैं अपर लिमिट है यहाँ पर t के जगह t रखेंगे, अपर लिमिट को फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को रखकर लोअर लिमिट हमारा 0 है, t के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, हो गया यहाँ पर इसका। अब यहाँ पर करते हैं a, यहाँ पर अपर लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट है t की जगह t को रखेंगे तो क्या होगा t का स्क्वायर ही होगा बटे 2, माइनस करेंगे लोअर लिमिट को यहाँ पर रख कर, तो लोअर लिमिट है 0 तो 0 का स्क्वायर बटे 2 यहाँ पर होगा बराबर s। इसमें हम अपर लिमिट को रखेंगे, s की जगह s रखेंगे तो हमारा s ही रहेगा, माइनस अब s की जगह 0 रखेंगे तो माइनस का 0। ये हम क्या कर रहे हैं अपर लिमिट को रखकर माइनस कर रहे हैं लोअर लिमिट को रखकर, ये तो लास्ट में किया जाता है लिमिट मतलब जब लगा होता है। ओके, अब आइए करते 0 तो 0 यहाँ पर गया, 0 यहाँ पर गया, 0 यहाँ पर गया, ये हम काट कर आपको बताया लेकिन आप ऐसे मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली u का t मल्टी हो जाएगा ut होगा प्लस यहाँ पर a t ये हाफ 2 हमारा बाहर आ जाएगा, हाफ है एवं at का स्क्वायर हो जाएगा बराबर s हो जाएगा। तो ये देखिए गति का दूसरा समीकरण भी हमारा निकल कर आ गया, इसे आप क्या करेंगे उस तरफ कर लिख देंगे तो भी आपका सही रहेगा, इधर भी ऐसे भी आपका सही है। तो ये देखिए हमने गति का दूसरा समीकरण भी निकाल लिया। भाई ये गति का तीसरा समीकरण निकालते हैं किस फॉर्मूले से, तुम्हारा वेग तुम्हारा त्वरण के फॉर्मूले से। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गति का पहला समीकरण भी हमने त्वरण के फॉर्मूले से निकाला था, क्या तीसरा समीकरण भी त्वरण के फॉर्मूले से निकलेगा? जी हाँ दोस्तों निकलेगा, तो त्वरण के ही फॉर्मूले से, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा थोड़ा सा कुछ यूनिक किया जाएगा, क्योंकि अगर कुछ यूनिक नहीं करेंगे तो हमें कुल क्या मिल जाएगा वही पहला ही समीकरण मिल जाएगा। तो यूनिक करने के लिए हम सिंपली क्या किया साइंटिस्टों ने ds अपॉन ds का मल्टीप्लाई कर दिया दाई ओर, और आप जानते हैं ds अपॉन ds कट के क्या हो जाएगा सिंपली एक ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है हमारा सही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई हमारा समीकरण में कुछ गलती नहीं होगा। तो ds a बराबर सिंपली dv अपॉन
डी टी में मल्टीप्लाई किया गया डी एस अपॉन डी एस से। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर होता क्या, आप खुद देखेंगे। ए बराबर डी वी अपॉन इस डी एस को यहाँ पर लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई बाई ये जो डी एस है इसके नीचे एक डी टी को कर देते हैं। अब आप देखेंगे डी एस अपॉन डी टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये वेग का फॉर्मूला हो गया। वेग बराबर क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी होता है ना, तो ये हमने वेग का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया। तो सिंपली ए बराबर क्या हो गया, dv अपॉन ds तो हमारा है ही सिंपली इनटू ये वेग का फॉर्मूला हो गया, इसलिए v हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कुछ हो गया यूनिक, जिससे हमें तीसरा समीकरण क्या मिल जाएगा। ओके, पहला समीकरण हमें नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा कुछ यूनिक कर देने से। ओके, तो अब क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ds को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a ds बराबर dv v dv। ओके, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ नीचे समाकलन कर देंगे, तीसरा समीकरण आ जाएगा। यूनिक जो करना था हमने कर दिया, तीसरे समीकरण को प्राप्त करने के लिए लिखेंगे दोनों ओर नीचे समाकलन करने पर। आइए दोनों ओर समाकलन कर दो, तीसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। ये ए डी एस का समाकलन वी डी वी का। आप तो पता है आपको क्या होगा, ये ए हमारा नियत है तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, ये लग जाएगा समाकलन का चिन्ह डी एस अपॉन वी डी बी। ये क्या, हमने तो लिमिट लगाया नहीं, हम तो निश्चित समाकलन कर रहे हैं, तो आइए लिमिट लगा देते हैं। लिमिट किसके सापेक्ष लगेगा, एस के सापेक्ष लगेगा। एस हमारे 0 से लेकर एस तक जा रहा है, ये तो हमने बताया था आपको। ओके, और यहाँ पर लिमिट लगेगा वी के सापेक्ष। वेग स्टार्ट हो रहा है प्रारंभिक वेग से और जाकर आ रहा है अंतिम वेग तक। ओके, ये हमने लिमिट लगा दिया और यही लिमिट सेम टू सेम यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि वही तो चल रहा है यू वी। अब आइए आगे करते हैं दोस्तों। सिंपली हमें पता है कि जो डी एस का हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ये जो लिमिट है ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। आगे करेंगे तो ये भी क्या होगा दोस्तों, सूत्र लगेगा यहाँ पर। v तो हमारा नियत है नहीं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना होगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसके पावर है क्या, हमारा 1 है, तो पावर में हमेशा 1 जुड़ जाता है। ओके, फिर क्या होता है दोस्तों, जब 1 में 1 जुड़ेगा तो सिंपली ये 2 हो जाएगा, हमें पता है। और यही 2 सिंपली नीचे लिख देना होता है, ब्रैकेट लगाइए, लिमिट है तो लिमिट को बाहर लिख दीजिए ब्रैकेट के बाहर। ये हो गया। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। आंसर लाने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। हमें पता है अपर लिमिट एस की जगह रखेंगे एस। अब आंसर लाने के लिए अपर लिमिट को लोअर लिमिट में से घटा देंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है एस में से एस की जगह एस रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एस ही होगा। माइनस लोअर लिमिट है 0, एस की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। बराबर यहाँ पर है अपर लिमिट v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर बटे 2 ही होगा। यहाँ पर लोअर लिमिट है u, v की जगह u रखेंगे तो अब होगा हमारा u स्क्वायर बटे 2। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 0 तो गया, यहाँ पर a s हो जाएगा बराबर यहाँ पर दोस्तों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा बराबर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस u स्क्वायर को यहाँ पर भेज देंगे तो 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। बस यहीं से हमारा क्या निकल कर आ गया, गति का तीसरा समीकरण निकल कर आ गया। इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात है। तो ये हो गया तीसरा समीकरण। तो दोस्तों ये हमने सीख लिए समाकलन विधि से गति के समीकरण को कैसे निगमन करना है, ये हमने आपको सिखा दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने गति के समीकरण को निकाला। आप सीखना दोस्तों ये है कि गुरुत्व के अंतर्गत जब गति के समीकरण में कैसे बदल जाता है, कैसे दोस्तों सिंपली क्या होता है, गुरुत्व के अंतर्गत जो हमारा त्वरण होता है वो सिंपली दोस्तों जी के बराबर हो जाता है। ओके, गति के समीकरण तब क्या हो जाएंगे, हमने पढ़ा है गति के 3 समीकरण अभी भी निकाले। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा का हमने निकाला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा का v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो सिंपली यहाँ पर a की जगह क्या रख देना है, आपको g रख देना है जब गुरुत्व के अंतर्गत गति हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें होती है गुरुत्व के अंतर्गत, या तो पिंड ऊपर की ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर पिंड या क्या करेगा, या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर आएगा। क्या होगा दोस्तों, या तो पिंड गुरुत्व के अंतर्गत क्या करेगा, या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर आएगा। तो दोस्तों जब हमारा पिंड क्या करे, गति ऊपर की ओर करे, तो वहां पर जी आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। आप सोच रहे होंगे कि जी हमारा नेगेटिव क्यों हुआ। दोस्तों यहाँ पर जी नेगेटिव का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, उस वस्तु के गति को विरोध कर रहा है। वस्तु जब ऊपर की ओर गति करती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी होती जाती है ना, धीमी हो जाती है, तभी तो वो रुक जाता है ऊपर जाकर। तो वहां पर जी क्या करता है, उस वस्तु के गति का विरोध करता है कि वो रुक जाए, वापस नीचे आए। तो वहां पर जी हमें क्या लेना है, माइनस का लेना है। ओके, तो जब माइनस का जी लेंगे तो गति का समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस का gt हो जाएगा। जब जी a की जगह माइनस का जी आ जाएगा तो माइनस का gt हो जाएगा। और दूसरा समीकरण s बराबर ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। जब a की जगह माइनस का g रखेंगे, बस जहां जहां a है वहां पर माइनस का g आपको रख देना होता है। सिंपली तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gs हो जाएगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर s नहीं लेना है, यहाँ पर h लेना है। दोस्तों ये हमने मिस्टेक की, आपको ध्यान रखना है कि गति करती सरल रेखा में तो वहां पर जो विस्थापन हम तय करते तो वो तो s होता है, लेकिन हम जब
गुरुत्वा के अंतर्गत गति करेंगे, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, तो हम कोई हाइट तय करेंगे ना, वहां पर तो कोई विस्थापन तय नहीं करेंगे, तो हम कोई ऊंचाई तय करेंगे। तो ऊंचाई को यहाँ पर लेना है h, s की जगह हमारा h हो जाता है और a की जगह g हो जाता है। यही g क्या हो जाता है, जब पिंड ऊपर की ओर गति कर रही हो तो माइनस का g होता है, और जब पिंड नीचे की ओर गति कर रही हो दोस्तों तो ये g प्लस का हो जाता है। यानी सिंपली जब गति क्या हो दोस्तों हमारी नीचे की हो, तो वहां पर सिंपली v बराबर u प्लस gt हो जाएगा, g हमारा प्लस में रहेगा दोस्तों। और दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, और याद रखें ऊंचाई तय कर रहे हैं तो s की जगह हम क्या करेंगे, h रखेंगे। दोस्तों अगर आपने गुरुत्व के अंतर्गत गति को समझ लिया है तो अब आइए न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं गति के समीकरण से संबंधित। टॉप एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे ये दोस्तों आपके इस चैप्टर के। पहला न्यूमेरिकल है कि एक गोली 350 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती हुई कंक्रीट की दीवार को में घुसकर विरामावस्था से आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर तक चलती है, मंदन ज्ञात कीजिए। दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व हल करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपको दिया है पहले वो लिख दीजिए। हमें दिया क्या क्या है वो हम लिख देंगे। पहले तो दिया है गोली 350 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती हुई, गति किस वेग से कर रही है, स्टार्ट हो रही है 350 से। ये हमें क्या दिया, प्रारंभिक वेग u दिया है 350 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमें क्या दिया है, कंक्रीट की दीवार में घुसकर विरामावस्था में आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर चलती है। यानी कि जो उसने विस्थापन तय किया जो s है हमारा, वो हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 5 को 100 से भाग कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगा तो 0.05 मीटर आपका होगा मीटर में। ओके, कन्वर्ट कर दिया। और कहा क्या जा रहा है, विरामावस्था में आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर तक चलती है, यानी 5 सेंटीमीटर चलने के बाद वो गोली क्या हो गई, विरामावस्था में आ गई। तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में वो क्या होगी, विराम में पहुंच गई, अंतिम वेग उसका 0 हो गया। इसका मतलब यही है। ओके, तो जो हमें दिया है वो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया। फिर हमसे पूछा क्या है, मंदन पूछा है, मंदन यानी कि ए पूछा है क्या है। ओके, तो आप सोच लेंगे कि मंदन को हमने ए से क्यों डिनोट किया, ए तो हमारा त्वरण होता है दोस्तों, तो मंदन भी यही होता है, त्वरण भी ये होता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, त्वरण एक बार मंदन में आज समझ लिए दोस्तों, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। त्वरण हमारा क्या करता है, वस्तु की गति को बढ़ाता है, मंदन क्या करता है, वस्तु की गति को धीमी करते चले जाता है। एवं लास्ट में जैसे आपने देखा, इतना वेग से गोली चली लेकिन अंत में जाकर वो विराम में हो गई, क्योंकि मंदन उस पर कार्य कर रहा था और उस गोली को विराम में पहुंचा दिया। और वही दूसरी तरफ त्वरण क्या होता है, वस्तु की गति को बढ़ाता चला जाता है, यानी कि मंदन हमारा हमेशा माइनस में होता है और त्वरण हमेशा प्लस में होता है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। और आप देखेंगे जो आपका मंदन ए निकल कर आएगा वो क्या होगा दोस्तों, माइनस में ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो दिया है उसके हिसाब से हम गति का तीसरा समीकरण यूज लेंगे। ओके, देखिए दोस्तों हमें s दिया है, u दिया है, v दिया है। ओके, तो हम तीसरा समीकरण ही यूज लेंगे, दूसरा समीकरण नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण में दोस्तों आप देख रहे हैं समय भी आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम तीसरा समीकरण लेंगे, लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v स्क्वायर हमारा क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। सिंपली u स्क्वायर क्या है, 350 है, यानी 350 का स्क्वायर प्लस 2 ए तो हमें निकालना ही है, एस हमारा क्या है, 0.05 है। तो यहाँ पर 2a इंटू 0.05 को यहाँ पर लिख दिया और बाकी इसको 75 कर देंगे। तो माइनस का 350 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 350 पूरे 350 और उधर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। ओके, और बाकी ए का मान निकालने के लिए हम इन दोनों 2 एवं 0.05 को उधर 75 कर देंगे, तो ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 माइनस में 1 2 2 5 0 0 0 आपका निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये मंदन आप देख रहे हैं, मंदन माइनस में निकल कर आया ना, क्योंकि मंदन का मतलब ही होता है, माइनस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वस्तु जो भी गति कर रहा है उसका गति क्या है, धीमा होता चला गया। ओके, और त्वरण प्लस में आता है, और त्वरण प्लस होता है क्योंकि वस्तु का गति बढ़ता जाता है। दूसरा न्यूमेरिकल दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित किया गया। जो दिया उसे लिखते जाइए। ऊर्ध्वाधर को, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ पर अब क्या हो गया दोस्तों, a बराबर g हो गया, क्योंकि आप तो सरल रेखा में गति नहीं कर रहे, आप तो वो ऊपर फेंका जाए उसी डायरेक्ट, यानी कि अब गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही उसका गति होगा, तो a हमारा क्या होगा, g के बराबर होगा। सिंपली पिंड को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंका गया। प्रारंभिक चाल यानी u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया है, और उसके बाद अधिकतम ऊंचाई पर पिंड को पहुंचने में लगा गया समय तथा अधिकतम ऊंचाई हमें निकालना क्या है, t निकाल रहा है, उसे ऊपर पहुंचने में अधिकतम समय क्या कितना लगा एवं वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचा। अधिकतम ऊंचाई
ज्ञात कीजिए पिंड को ऊपर पहुंचने में अधिकतम ऊंचाई यानी h बराबर क्या है एवं समय कितना लगा उससे ऊपर पहुंचने में, ये पूछा है। ओके, और आपको पता होना चाहिए जब पिंड को ऊपर फेंकेंगे तो उसका अंतिम वेग तो सिंपली 0 हो ही जाएगा, फिर लास्ट में जाकर तो वो विराम में पहुंच ही जाएगा ना। जब भी आप वस्तु या बॉल को ऊपर फेंकते तो ऊपर जाने के बाद विराम में हो जाता है, फिर क्या है तो उसका अंतिम वेग क्या है, सिंपली 0 है। और प्रश्न में ये आपको दे भी रखा होता है v बराबर 0 है, मान लीजिए। ओके, और उसके बाद जो त्वरण है वो त्वरण हमारा g के बराबर है। g हमारा क्या इतना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी आपको दोस्तों प्रश्न में दिया होता है। समय निकालना है हमें, v है, u है, v है, g है, तो समय हम पहले समीकरण के निकाल लेंगे। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस टी होता है। अब माइनस का gt क्यों हुआ, क्योंकि पिंड हमारा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो यानी g हमारा क्या है दोस्तों माइनस में है। ओके, क्योंकि गति का विरोध करता है इसलिए माइनस में है, तो बस इस सभी वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिए। ये समीकरण तो हमने आपको बता ही रखा है। v हमारा 0 है, u हमारा क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है, माइनस g हमारा क्या है 10 है, समय हमें निकालना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10t, ये t हमारा 10, ये इधर 75 कर देंगे, ये बराबर सिंपली 20 की हो जाएगा। फिर t निकालना है तो 10 को नीचे 75 कर देंगे, 20/10 सिंपली क्या हो गया 2 सेकंड, आपका समय भी निकल कर आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना है अधिकतम ऊंचाई, कहां तक वो पिंड पहुंचा ऊंचाई तक वो निकालना है। तो ये हम दूसरे समीकरण से निकाल लेंगे, s बराबर ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर। ये हमने समीकरण देखा था जब ऊर्ध्वाधर में ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाता है गुरुत्वाकर्षण के अधिक, तो ये क्योंकि वहां पर g हमारा क्या करते हैं गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है, इसलिए ये माइनस में। ये बार बार हम आपको नहीं बताएंगे, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर h का वैल्यू ऊंचाई का वैल्यू निकाल लेंगे। u हमें पता है 20 मीटर है, समय हमने निकाला है अभी 2, माइनस का हाफ, g हमारा कितना है 10 है, इंटू में t हमारा 2 गुणे 2, t का स्क्वायर यानी कि समय 2 सेकंड का वर्ग। ओके, यहाँ पर करेंगे 20 दूनी कितना हुआ 40 हुआ, माइनस का 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा 20, 40 में से 20 गया कितना निकल कर आया 20 मीटर की ऊंचाई तक वो क्या करेगा पिंड जाएगा। तो ये भी हमने निकाल लिया गति के समीकरण से। ओके, अब आइए दोस्तों लास्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर आपके सामने कि किसी पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से नीचे फेंका जाता है, यानी किसी पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया, यानी कि ऊंचाई h हमारा क्या है 20 मीटर है, और विरामावस्था से फेंका गया है। देखिए 20 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से फेंका गया है, यानी कि स्टार्टिंग में उसका वेग क्या था हमारा 0 था, और हमें दिया क्या है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है। प्लस में g 10 मीटर प्रति सेकंड लिखने का मतलब क्या है कि पिंड को नीचे की ओर फेंका जा रहा है। ये चीज मेंशन भी किया गया है, नीचे की ओर जब कोई पिंड को फेंका जाएगा तो उसका जो होगा त्वरण g हमारा प्लस में होता है, ये तो हमें पता ही है। ओके, अब हमें क्या पूछा गया है कि वह किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगा, उसका अंतिम वेग पूछा है, v क्या होगा। तो दोस्तों ये किस सूत्र से हम निकालेंगे दोस्तों, हम गति के तीसरे इक्वेशन से। ओके, तो तीसरा इक्वेशन क्या है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gs है हमारा। ओके, प्लस में g है तो इसलिए प्लस में है ये समीकरण। ओके, तो यहाँ पर v हमें पूछा ही है। ओके, और यहाँ पर u हमें दिया हुआ है दोस्तों 0 है, प्लस में 2, g हमारा क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है, और जो विस्थापन दूरी है ऊंचाई है यहाँ पर h है हमारा वो 20 मीटर का, ये हमने लिख दिया। तो सिंपली v हम निकालेंगे तो वहां पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर 400 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 400 का मान क्या होता है 20 मीटर प्रति सेकंड आपका निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों उस पिंड का अंतिम वेग जब वो पृथ्वी पर टकराएगा। और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि पृथ्वी पर पहुंचने में लगा गया समय t क्या होगा, जब वो पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उसमें समय क्या लगेगा, जो t हमसे पूछा गया है, t पूछा है। ओके, अब दोस्तों हम टी आसानी से निकाल सकते हैं, हमें v पता है, u पता है, हमें g भी पता है, तो गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, t प्राप्त कर लीजिए। तो गति के समीकरण से कौन सा समीकरण, पहला वाला, पहला समीकरण। ओके, तो गति समीकरण पहला वाला, इसे अच्छे से आप लिख दीजिएगा। तो पहला समीकरण है u बराबर u प्लस जी टी, सब प्लस में है क्योंकि g हमारा क्या है यहाँ पर सिंपली प्लस में है यहाँ पर। ओके, तो सब कुछ प्लस में रहेगा। तो v हमें पता है 20 है, अभी भी निकाला। u स्टार्टिंग में क्या उस 0 है, उसका वेग प्लस 0 हो जाएगा, प्लस g हमारा 10 है, समय कितना लग रहा है वही तो हमने पूछा है t। ओके, तो t निकालने के लिए t को रोक दीजिए, बाकी जो 10 है उसको विस्थापित कर दीजिए, तो 20/10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, तो भाग करेंगे तो 2 सेकंड आपका समय भी निकल कर आ जाएगा। तो ये प्रश्न का भी आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया। ओके, बाकी इन सभी के नोट्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जो भी प्रश्न कराया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया, न्यूमेरिकल्स कलन वीक से गति का समीकरण का निगमन, सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमने दोस्तों कलन वीक से गति का समीकरण पढ़ लिया। गुरुत्वाकर्षण के अधिक जब गति होती है पिंड की तो उसमें संबंधित गति के समीकरण क्या होते हैं वो भी सीख लिया। न्यूमेरिकल्स भी गति के समीकरण के संबंधित टॉप लगा लिए। अब दोस्तों आइए लास्ट टॉपिक है उसे भी कवर कर देते हैं, अपेक्षिक गति। अपेक्षिक गति क्या होती है उसे समझ लेते हैं।
अपेक्षिक गति दोस्तों बहुत ही आसान होती है। इस टॉपिक बहुत ही आसान है कि अपेक्षिक गति या सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है, जब भी कोई दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा प्रक्षेपित दूसरे वस्तु का वेग ही अपेक्षिक वेग कहलाता है। आप सापेक्ष भी लिख सकते हैं, आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह आप लिखिए, दोनों सही है। तो जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग अपेक्षिक वेग कहलाता है। प्रेक्षित की जगह आप सापेक्ष भी लिख सकते हैं। दोनों अपेक्षिक वेग का मतलब यही होता है जब किसी भी वस्तु या पिंड के वेग को दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाता है, तब दोस्तों वो अपेक्षिक वेग कहलाता है। किसी व्यक्ति का दोस्तों वेग क्या हो, दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाए तो वे अपेक्षिक वेग कहलाता है या सापेक्ष गति कहते हैं। ओके, जैसे कि एक व्यक्ति है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और उसी के साथ क्या कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है जो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आपका वेग पूछ रहे हैं इस व्यक्ति के सापेक्ष कि बताओ कि ये किस वेग से जा रहा है, तो ये अपने सापेक्ष बताएगा क्योंकि, लेकिन मेरे सापेक्ष ये कितनी वेग से जा रहा है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है। ये अपने सापेक्ष बताएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यही होता है सापेक्ष गति। ये कैसे निकाला जाता है, अगर कोई दो व्यक्ति या पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो दोस्तों तो उसका अपेक्षिक गति क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति से पूछा गया इसका आपका अपेक्षिक वेग बताइए, तो इसने अपने वेग को क्या किया, आपके वेग से घटा दिया। ओके, लेकिन जब दो पिंड वस्तु क्या कहो विपरीत दिशा में गतिमान हो, यानी कि एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है 20 की स्पीड से, यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है दोस्तों 30 की स्पीड से। ओके, तो यहाँ पर अगर इस व्यक्ति से पूछा जाए आपका स्पीड क्या है, तो ये जोड़ के बताएगा, ये कितना बताएगा दोस्तों, 50 बताएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में अपेक्षिक वेग क्या होता है, जोड़कर बताया जाता है। लेकिन जब समान दिशा में अपेक्षिक वेग पूछा जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, घटा दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों अपेक्षिक वेग का कि मान लीजिए समांतर पटरी पर एक रेलगाड़ी हमारी क्या है, इस तरह आगे बढ़ रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और इसी पटरी में समांतर पटरी का मतलब क्या है कि यही पटरी पर एक और रेलगाड़ी इसी दिशा में दोस्तों किस स्पीड से मान लीजिए बढ़ रही है आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। मान लीजिए ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है, तो हमने पूछ लिया कि ए रेलगाड़ी की दोस्तों हमारी चाल कितनी है, बी के सापेक्ष हमें क्या निकालना है, ए रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, बी के सापेक्ष निकालिए। जिसके सापेक्ष पूछे जाए ना तो उसी के वेग में से आपको घटाना होता है। समान दिशा में हमेशा घटाना होता है, विपरीत दिशा में हमेशा जोड़ना होता है। जिसके सापेक्ष पूछे उसी के चाल में से घटाना होता है। तो ए रेलगाड़ी की चाल निकालनी है किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। बी की चाल कितनी है, 30 है, तो 30 में से घटाएंगे ए की चाल कितना है, 20 है, इसको घटाएंगे क्या निकल कर आया, 10 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और यही बात करें दो समांतर पटरी पे ए रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर चल रही है 20 की स्पीड से, यहाँ पर एक रेलगाड़ी चल रही है इधर की तरफ 25 की स्पीड से। ओके, तो ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है, तो हमने पूछ लिया कि बी रेलगाड़ी ए के सापेक्ष, ये दोनों विपरीत में है तो हमेशा जोड़ेंगे, और जिसके सापेक्ष पूछे उसी का सापेक्ष जोड़ना या घटाना है। ए के सापेक्ष पूछा है, ए की चाल कितना है, 20 है, जोड़ देंगे बी की चाल कितना 25 है, तो आपका आंसर निकल कर जाएगा 45 मीटर %। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको अपेक्षिक गति या सापेक्ष गति भी समझ में आ गया होगा, कैसे निकाला जाता है। ट्रिक भी हमने आपको बता दिया, समांतर एक ही दिशा में चले तो जोड़ दे घटा देंगे, अगर विपरीत दिशा में चले तो हम जोड़ देंगे। तो आई होप वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके जरूर ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड होते रहे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपको चैप्टर्स 02 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी समाकलन अवकलन में प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके वीडियो का फायदा उठाएं। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।